So, a very good evening to all of you, and welcome back once again to another session of PMI analysis from the Hindu. In this session, guys, we are going to do the PMI analysis, that is the pre-mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And PMI analysis, guys, is very important for your examination, especially for UPSC CSC exam, because रीडिंग द आर्टिकल्स इज नॉट इनफ. आर्टिकल्स को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसमें से हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आइडेंटिफाई करना एंड देन उसको कनेक्ट करना हमारे एग्जाम से. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर रीडिंग एनी आर्टिकल. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू कनेक्ट इट विद योर यूपीएससी सिलेबस एज वेल. ऑलराइट, ओनली देन आपका जो न्यूज़पेपर पढ़ना है वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ऑलराइट, and all these things are being done by me through these sessions, so you just have to watch these sessions and make notes out of it. And however, the PDF of this session is also provided on the Telegram channel, and the link for which is provided in the description. All right, so let's begin with the very first article today from editorial. India can criticize Russia-Ukraine invasion. Now again, once again, this article is based on Russia-Ukraine invasion and the sanctions which have been put by the Western world over Russia. रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड ने लगाए हैं, उसके बारे में है ये. और इसमें अगेन फिर से ये डिस्कस किया गया है कि इंडिया का क्या टेक है. तो इंडिया का टेक अभी भी क्लियर है. इंडिया ने हर जगह से एब्सटेन किया है. इंडिया सबकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है. ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए, एंड आई थिंक उसमें से क्वेश्चन बन सकता है. ये आर्टिकल ये बात कर रहा है कि क्या इंडिया जो अपना स्टैंड है उसके ऊपर बना रहेगा, नंबर 1. और नंबर 2, जो इंडिया का स्टैंड है उसके पीछे मेजर रीजंस क्या है कि क्यों इंडिया इस स्टैंड पे आज भी कायम है, कि इंडिया ना तो रशिया की तरफ है, ना ही रशिया के अगेंस्ट है, और ना ही वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट है या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के तरफ है. इंडिया ने एक मिडिल पाथ एक्वायर किया हुआ है, मिडिल पाथ पे इंडिया आज भी रुका हुआ है. तो क्या रीजंस है उसके पीछे? ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल. काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. अब देखो, इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई गई है. कंपैरिजन किया गया है जब यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे. यूएसए ने जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे तो फिर अगेन यूएसए ने फिर से इंडिया को उस टाइम भी वार्न किया था कि आप ईरान के साथ जो आपका ऑयल इंपोर्ट है आप उसको बंद कर दो, अदरवाइज हम आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे. तो उसके बाद इंडिया ने बिल्कुल कटआउट कर दिया इंपोर्ट ईरान से, जो कि जहाँ से हम बहुत ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते थे बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और यूएसए का साथ देते हुए इंपोर्ट ईरान के साथ ख़त्म कर दिया गया. ठीक है, पर फिर से 2022 में अगेन फिर से अब जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया तो फिर से यूएसए ने धमकी दी है इंडिया को कि आप अपना जो इंपोर्ट है रशिया के साथ वो बंद कर दो. जब इनफैक्ट बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि उनका जो डेप्यूटी एनएसए है वो इंडिया में आके ये बोल के गया है दैट द कंट्रीज विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज अगर वो अपना इंपोर्ट बंद नहीं करेंगे रशिया के साथ और यूएसए का साथ नहीं देंगे इन द सैंक्शंस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है. और मतलब बेसिकली 2018 में यूएसए ने इंडिया को कन्विंस कर लिया था कि आप अपने जो इंपोर्ट्स है ईरान के साथ उसको ड्रॉप कर लो, और वही सेम सिचुएशन फिर 2022 में भी है. ठीक है, लेकिन 2022 की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है. 2022 की सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द सिचुएशन ऑफ 2018. वो क्या डिफरेंस है वो भी हम समझते हैं. एंड दिस प्रेशर, ये जो 2022 में अब जो प्रेशर पड़ रहा है इंडिया के ऊपर कि आप एक साइड ले, ये प्रेशर अभी आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है. क्यों बढ़ सकता है? बिकॉज बोरिस जॉनसन, यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है, वो भी उनका इंडिया का में विजिट है. ऑफ कोर्स जो इंडिया की तरफ से जो भी बात करेंगे, जो भी डिग्नेटरीज होंगे उनके बीच में और बोरिस जॉनसन के बीच में ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो डिस्कस होगा. तो बोरिस जॉनसन प्रेशर बनाएंगे कि भाई आपको एक साइड लेना चाहिए. इसके अलावा अभी मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी खुद की विजिट है जर्मनी में, फ्रांस में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में. तो जब वो वहाँ पे जाएंगे तो ऑफकोर्स उनके ऊपर फिर से प्रेशर डाला जाएगा कि प्लीज़ आप एक साइड लीजिए. बट ऐसा कुछ होने वाला है नहीं. उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है इंडिया के पास. इंडिया कोई भी साइड लेने वाला नहीं है. ठीक है, और रीजंस क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं. सबसे पहला रीजन है डिफेंस एंड एनर्जी प्रोक्योरमेंट्स फ्रॉम रशिया. जितने भी हम आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, जितने भी हम डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 50-60% हमारा कहाँ से आता है? रशिया से आता है. ठीक है, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो डिफेंस हार्डवेयर की जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर वो कितनी है? अराउंड 60%, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है. वाइल डिपेंडेंसी ऑन स्पेयर पार्ट्स इज क्लोज टू 85%. तो आप देख सकते हो कि हमारी कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स ओवर रशिया. तो अगर हम रशिया के अगेंस्ट हो जाते हैं तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी और फिर हमारे ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है.
So it is in the national interest. It is in the national interest that India is not taking any side. All right. इंडियन ऑयल पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो इंडिया के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उन्होंने अराउंड $16 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है इन द रशियन ऑयल एंड गैस फील्ड्स इन ईस्टर्न रशिया। और अगर रशिया के अगेंस्ट हम हो जाएंगे तो सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाने वाला है, एंड अगेन इट विल बी अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। ऑलराइट, सो इट इज आल्सो इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट इंडिया इज नॉट टेकिंग एनी साइड। एंड देन देर आर कॉन्टिनेंटल बॉर्डर चैलेंजेस। अब हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट है, और रशिया और चाइना की अच्छी दोस्ती है, और अगर हम रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि हम चाइना के अगेंस्ट हो गए। और अगर हम चाइना के डायरेक्टली अगेंस्ट हो जाएंगे तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है हमारे, जिसमें रशिया ने हमारी काफ़ी बार मदद करी है मीडिएटर बन के, वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि रशिया ने कई बार मीडिएट किया है इन दिस बॉर्डर डिस्प्यूट। तो रशिया के अगर हम अगेंस्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि हम चाइना के अगेंस्ट है, और वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और जो एक हमारे पास सॉल्व कराने वाली कंट्री है दैट इज रशिया, हम उसके भी अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज। अब देखो, इंडिया जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स, आर्म्स, ये सारी चीज़ें रशिया से लेता है, बट नाउ डेज द टॉक्स आर रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि इंडिया जो है इंडिजीनियस प्रोडक्शन कर सके ऑफ ऑल दीज वेपन्स एंड आर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल का इंडिजीनियस प्रोडक्शन करे, और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूरी है, तभी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल रशिया की कंपनी बनाती है। तो जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, और अगर हम रशिया के अगेंस्ट हो गए तो ये वाली चीज हो नहीं सकती। ऑलराइट, मूविंग अहेड, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी इंडिया ने बहुत सारे, देखो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पूरे वर्ल्ड के साथ हमारी डील्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, उसमें भी हमारे पूरी दुनिया के साथ डील्स हैं। लेकिन अगर इंडिया में कोई फॉरेन मेड न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया का है और किसी का नहीं है। ठीक है ना, कुदमकुलम पावर प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे। रशिया ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है इंडिया को, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो या CAA का मुद्दा हो या इंटरनल किसी भी पॉलिटिक्स का मुद्दा हो, तो इंडिया ने, या ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मुद्दा हो, रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया है इंडिया को, बीइंग अ परमानेंट 5 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड ऑल्सो एक रीजन ये भी है कि जो 2017 में जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने 2018 में जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, ठीक है, और उस टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंड था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था कि नहीं, आपको तो ईरान से अपने इंपोर्ट बंद कराने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोविजन अभी बिडेन की तरफ से नहीं आया। ठीक है, जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इतनी स्ट्रांगली नहीं बोला है कि यस आपको रशिया के साथ जो इंपोर्ट्स है उसको खत्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि इंडिया जो है वो रशिया के अगेंस्ट नहीं हो सकता या कोई भी एक साइड नहीं ले सकता। बट द क्वेश्चन इज, विल इंडिया सस्टेन इट्स पोजीशन? क्या इंडिया अपनी इस पोजीशन को सस्टेन कर पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि ये जो सैंक्शंस लगे हैं, इन सैंक्शंस में भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। अब देखो, यूरोप की कई कंट्रीज आज भी ऐसी हैं जिन्होंने सैंक्शन तो लगा दिए हैं, बट अगेन दे आर डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर देयर ऑयल एंड एनर्जी नीड्स। टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की ने बोला है कि हाँ ठीक है, हम सैंक्शन के सपोर्ट में है, लेकिन फिर भी जो उसका ट्रेड है वो रशिया के साथ चल रहा है। तो 30-40 कंट्री अगर सैंक्शन लगा भी देगी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका की कंट्रीज है, अफ्रीका की कई कंट्रीज है जिनका सैंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर 30-40 कंट्री सैंक्शन लगा भी देंगी तो उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। और दूसरा रीजन ये है, नॉट मच प्रेशर बाय यूएसए एज इन द केस ऑफ ईरान। ईरान के केस में जितना प्रेशर था उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है दिस टाइम। ठीक है, क्योंकि यूएसए को भी पता है कि रशिया एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। अगर इतना ज़्यादा स्ट्रांगली सबको प्रेशराइज करेंगे वो लोग, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा टू द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि रशिया की एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ऑलराइट, तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। तो इस आर्टिकल में हमने क्या क्या चीज़ें समझी हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का जो स्टैंड है वो अभी भी क्लियर है, उस स्टैंड के पीछे क्या रीजंस हैं और क्या इंडिया उस स्टैंड को सस्टेन कर पाएगा, क्या इंडिया अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाएगा? तो यस, बिल्कुल कर पाएगा। एंड नाउ लेट्स डू द PMI एनालिसिस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्री के लिए तो इट इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं और प्री के हिसाब से इसमें कोई न्यूज़ भी नहीं थी। मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। क्वेश्चन कैसा आएगा?
Despite surmounting pressure from the West, India is still holding its position in Russia-Ukraine crisis. Will India be able to sustain its position? Examine. तो जो हमने अभी डिस्कस किया सरमाउंटिंग प्रेशर के बारे में आप बता दोगे कि देखो जी 2018 में प्रेशर था, फिर 2022 में प्रेशर आया, ठीक है, फिर उसके बाद आप ये बता दोगे कि इंडिया का जो स्टैंड है उसका रीजन क्या है, वो ये है, और क्योंकि ये सारी की सारी चीजें नेशनल इंटरेस्ट में है और इसके अलावा हमने और भी रीजंस पढ़े जिसकी वजह से इंडिया जो है अपनी पोजीशन को सस्टेन कर सकता है. तो दिस वे यू कैन राइट अ डिसेंट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एन इंटरव्यू में भी सिमिलर क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, डू यू थिंक दैट इंडिया वुड बी एबल टू सस्टेन इट्स पोजीशन इन रशिया यूक्रेन क्राइसिस? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है और उसके पीछे बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है. पहला रीजन तो ये है कि यूएसए खुद उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा है इंडिया के ऊपर कि इंडिया को एक साइड लेनी ही पड़े. और दूसरा रीज़न ये है कि अगर 30-40 कंट्रीज अगर सैंक्शन लगा भी देती हैं तो उससे ग्लोबल इकोनॉमी को पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं. ऑलराइट, इम्पैक्ट पड़ेगा बट येस कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है. So this is the PMI analysis. I hope this is clear. And now let's move ahead to another article which is about the cryptocurrency and central bank digital currency. Now this article talks about the problems associated with the cryptocurrencies and how central bank digital currency will solve those problems. ठीक है, that's it. बिल्कुल सीधा सीधा आर्टिकल है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसके अंदर. तो बात करते हैं सबसे पहले व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद क्रिप्टोज. तो इसमें सबसे पहले एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है जो कि अभी गवर्नर ऑफ आरबीआई ने बोली थी, that there are two important things associated with cryptocurrency. Number one, private cryptocurrencies are a big threat to our financial and macroeconomic stability. जो ये क्रिप्टो करेंसीज है ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है. और दूसरी बात इन्होंने बोली थी, दीज क्रिप्टो करेंसीज हैव नो अंडरलाइंग एसेट. अब क्योंकि इसका कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं होता है तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, ठीक है. और ये एज एन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है किसी भी इकोनॉमी, ठीक है. इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है. प्रोलिफरेशन ऑफ क्रिप्टोज थ्रेटन्स द आरबीआई's प्लेस इन द इकोनॉमीज फाइनेंशियल सिस्टम. क्योंकि आरबीआई का उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं रहेगा. देखो तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, रेगुलेटेड नहीं होती है, किसी भी स्टेट के या किसी भी एजेंसी के कंट्रोल में नहीं होती है. तो आरबीआई का अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो अगेन वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे काम चलेगा. ऑलराइट, तो दिस थ्रेट emerges from the decentralized character of cryptos based on blockchain technology which central banks cannot regulate. और इसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होल्डर है दिस enables enterprising private entities to float cryptos which can function as asset and money, जो कि बाद में एसेट और मनी की तरह काम करेगा और इंडियन रुपी की जो वैल्यू है या इंडियन रुपी की जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो सकती है, ठीक है. अनरेगुलेटेड क्रिप्टोज माइट बी यूज फॉर टेरर फाइनेंसिंग. ऑफ कोर्स आज अगर मैं पैसों से टेरर फाइनेंसिंग करता हूं तो उसके लिए बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है. और उसका पता भी लगा लेती है हमारी बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है. लेकिन जब ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू टेरर फाइनेंसिंग होगी तो क्योंकि इसकी कोई रेगुलेशन ही नहीं है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, तो पता ही नहीं चलेगा कि टेरर फाइनेंसिंग किसने करी और कहाँ से करी, ठीक है. सेबी अगेन ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है. अब जो इसकी सेलिंग और बाइंग होती है, इसकी जो क्लियरेंस है और सेटलमेंट है, इसका कोई नॉलेज ही नहीं है सेबी के पास, ठीक है. जैसे कि स्टॉक में होता है, जब हम स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो सेबी के पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है क्लियरेंस की और सेटलमेंट की. बट इन दिस केस सेबी के पास किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज एजेंसी है ही नहीं इसको कंट्रोल करने के लिए. Blockchains would work fine for a small number of users, but for large number of users it creates a problem. Problem like, for example, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क होता है वो काफ़ी वल्नरेबल होता है. तो अगर मैं ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ और वो नेटवर्क वल्नरेबल है और अगर बीच में कोई हैकर आगे घुस जाता है तो फिर अगेन वो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, मेरा पैसा डूब सकता है, ठीक है. या मेरा छोड़ो, गवर्नमेंट की अगर ट्रांजैक्शन चल रही है, अगर मान लो लेट्स से एक ऐसी दुनिया बन गई जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रही है, तो गवर्नमेंट का अगर कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है और अगर कोई हैकर उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया तो गवर्नमेंट का पैसा डूब सकता है, ठीक है ना. या फिर वो गवर्नमेंट के डेटा को हैक करके अपना मिसयूज कर सकता है. ऑलराइट, सो ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द क्रिप्टो करेंसीज. नाउ हाउ सीबीडीसी विल हेल्प. जो सीबीडीसी है वो किस तरीके से हेल्प करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीडीसी के पास ये अच्छी बात होगी कि दो डिफरेंशिएशन है
between CBDC and cryptocurrency. Number one, it will be a legal tender. It will be a legal tender currency by the RBI, and of course it will be regulated by the central bank. तो दो चीजें हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है क्रिप्टो करेंसी से. नंबर वन क्या है कि ये लीगल टेंडर है, और नंबर टू ये रेगुलेटेड है. ठीक है, जैसा हमने क्रिप्टो करेंसी में पढ़ा, दीज आर नॉट रेगुलेटेड. नाउ हाउ इट विल हेल्प, ये किस तरीके से हेल्प करेगा. सबसे पहले इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क. अब देखो जो हमारे क्रिप्टो करेंसीज है उसके पीछे कौन है, क्या है, कहाँ से निकल के आया, कुछ पता ही नहीं है. तो बहुत बड़ा रिस्क होता है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर. लेकिन यहाँ पे ये रिस्क खत्म हो जाएगा बिकॉज CBDC आर विल बी रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक. ऑलराइट. एड्रेसिंग वॉलेटिलिटी. देखो जो क्रिप्टो करेंसी है, अभी अभी हमने पढ़ा देयर इज नो अंडरलाइंग एसेट. तो अगर उसके अंदर कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, तो जो उसकी प्राइस है, प्राइस कैसे ऊपर नीचे जा रही है, बेस दैट इज ओनली बेस्ड ऑन द स्पेक्यूलेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो उसका प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है. जब कोई अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है तो डिमांड एंड सप्लाई पे होगा. तो ये वाली चीज CBDC के साथ नहीं होगी. ऑलराइट. इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन करेंसी. अब यहाँ पे इंडिया के पास चांसेस है कि वो डिजिटल रुपी को एक ऐसी डोमिनेंट करेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि इंडिया की डिपेंडेंसी फॉरेन करेंसी जैसे कि डॉलर है, येन है, युआन है, इनके ऊपर कम हो सकता है. एंड फाइनली private currency can pose a threat to the global economy while CBDC will not, and since it is regulated by the central bank there is a less chance of malpractices. Malpractices होगा लेकिन चांसेस कम होंगे as compared to crypto currencies. malpractices कम होंगे क्योंकि malpractices तो नोटों के साथ भी हो जाती है जो अब नोट छापते हैं. ठीक है ना. ब्लैक मनी क्या है, या मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, या हवाला ट्रेडिंग क्या है, वो malpractices तो है रिलेटेड टू द करेंसी. तो जब वहां नहीं छोड़ते हम लोग तो यहाँ कैसे छोड़ेंगे. So, but yes, as compared to the cryptocurrency, there would be less chances of malpractices in case of CBDC because CBDC will be regulated by the central bank. All right. So this was about this article, guys. I hope this is clear. So बहुत ही सीधा और बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल था. क्या प्रॉब्लम्स हैं क्रिप्टो करेंसी के और कैसे CBDC उसको खत्म करेगा. That's it. यही चीजें हैं और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि CBDC आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है. तो यू नेवर नो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए. प्री के लिए इट इज नॉट रेलिवेंट बट फॉर मेंस एंड इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंस में GS3 इंडियन इकोनॉमी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस. डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड विद क्रिप्टो करेंसी एंड एग्जामिन हाउ CBDC विल रिजॉल्व दीज इश्यूज. तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो, अब ये क्वेश्चन है, इसमें दो कीवर्ड्स है. पहला कीवर्ड तो यही है इश्यूज विद द क्रिप्टो करेंसी, और दूसरा ये है कि हाउ CBDC विल रिजॉल्व दोज इश्यूज. ठीक है. तो आपको बताना है कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, एंड देन व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड विद द क्रिप्टो करेंसी. उसके बाद आपको ये बताना है CBDC होता क्या है, एंड देन हाउ CBDC विल सॉल्व द प्रॉब्लम. क्या होता है, जो कीवर्ड उसमें मेंशन है उसको डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने आंसर्स में. ठीक है. एंड इंटरव्यू में व्हाई डू यू थिंक दैट CBDC वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन क्रिप्टोस. तो अभी अभी हमने देखा कि क्यों CBDC क्रिप्टोस से बेटर ऑप्शन है. दो ही इंपॉर्टेंट रीजन है इसके पीछे. पहला तो ये है कि ये लीगल टेंडर होंगे और दूसरा ये कि ये रेगुलेटेड होंगे. ठीक है. ये दो बहुत बड़े रीजन हैं कि जो CBDC है वो बेटर होने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी से. ऑलराइट. सो दैट इज द PMI एनालिसिस एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. दिस इज अबाउट श्रीलंका's इकोनॉमिक क्राइसिस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स. इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका का मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. इसमें लेसन्स की बात की गई है. इसमें 3 लेसन्स की बात की गई है दैट वी शुड टेक फ्रॉम श्रीलंका's इकोनॉमिक क्राइसिस. इंडिया को कौन से लेसन्स सीखने चाहिए श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से, उसकी बात इसमें की गई है. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल. पहला लेसन ये है कि जो श्रीलंका का ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है, ये देखने में तो इकोनॉमिक क्राइसिस है ऑन द सरफेस, बट इट इज स्टेम्ड फ्रॉम द सोशल स्ट्राइफ दैट हैज बीन exacerbated by the majoritarian identity politics. बेसिकली ये जो पहला लेसन है वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि एनी कंट्री शुड नॉट फॉलो द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. यहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आएगी, जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे वो डेफिनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म देगा. क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में क्या होगा, लोग अपनी आइडेंटिटी बचाने में लगे रहेंगे और उनका ध्यान इकोनॉमी के ऊपर जाने वाला बिल्कुल है नहीं. क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं हमारे देश में चल रहा है. मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी पार्टी का, बट यस we all know
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश में आज भी देखे जा रहे हैं, और अगर यही बढ़ता चला गया तो इट विल डेफिनेटली लीड टू द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। Identity politics between social groups is a recipe for economic disaster, this article says, and the strife between the center and states and antagonism between religious communities are sure ways to deter the investment. अब देखो किसी देश में अगर कम्युनल रॉयट चल रहे हैं या किसी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ाइयाँ कर रही हैं, तो आपको लगता है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके उस देश में इन्वेस्ट करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी किसी देश से तो ऑफ कोर्स उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या फिर ये जो रिलीजन वाली चीज़ें हैं जो कि आजकल कई जगहों पे चल रही है हमारे देश में, तो वो बहुत बड़ा एक डेटर की तरह काम करेगा हमारी इकोनॉमी के। ऑलराइट, दूसरा लेसन, इन श्रीलंका डिस्ट्रीब्यूटिज्म सीम्स टू हैव रन अहेड ऑफ व्हाट कुड बी गारंटेड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज। अब देखो हमारे देश में बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम चल रही है, सोशल वेलफेयर स्कीम जरूरी है, आई एग्री, लेकिन उन सोशल वेलफेयर स्कीम को चलाते वक्त गवर्नमेंट को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना आ रहा है, और जितना आ रहा है उसमें से जो बच रहा है उसी से हम सोशल वेलफेयर दे सकते हैं। सोशल वेलफेयर तो चलो ठीक है, आजकल हमने देखा इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में दिया जाता है कि भाई हम लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, स्कूटी तक आ गई है बात, ठीक है। अभी यूपी के इलेक्शन में हमने देखा था स्कूटी तक देने की बात आ गई थी। तो भाई कहाँ से दोगे आप? पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से ही तो दोगे, और जितना आ रहा है उसमें वो ऑलरेडी हमारा जो देश है वो डेवलपिंग है, ठीक है। तो बेसिकली द पॉइंट इज गवर्नमेंट को चीज़ें देते वक्त, डिलीवरी करते वक्त, किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त ये फोकस करना पड़ेगा कि कितना हमारे पास आ रहा है, उससे ज़्यादा मत दे देना, गड़बड़ हो जाएगी वरना, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स नहीं होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर स्कीम अलग चीज़ होती हैं, और ये जो इलेक्शन में ये पार्टीज जो लड्डू बांटती हैं, लॉलीपॉप बांटती हैं, ये अलग होता है, ठीक है। And the third lesson, which is third lesson from Sri Lanka is to not treat openness to the world economy as a pan-Asia. देखो जब इकोनॉमी हम खोल देते तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब तो हमारी इकोनॉमी कभी नहीं डूबेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। इकोनॉमी खोलने का मतलब है कि हमने क्या करा, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया ताकि जो ट्रेड है वो बेहतर तरीके हो सके पूरी दुनिया के साथ। अपनी इकोनॉमी को हमने ग्लोबलाइज कर दिया, पर इस ग्लोबलाइज इकोनॉमी में अगर हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये खोलने का कोई सेंस नहीं हुआ ना। ये तो खोलने का कोई सेंस नहीं हुआ, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा, आप पेमेंट कैसे करोगे? छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी श्रीलंका की इकोनॉमी जो थी वो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी, और ये बहुत बड़ा रीज़न था श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आने का। और यहाँ से ही हमें लेसन लेना चाहिए कि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि भारत सरकार आज की डेट में कर भी रही है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी पीएलआई स्कीम्स इसके लिए निकाली है गवर्नमेंट ने। अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज में बहुत सारा सपोर्ट दिया था गवर्नमेंट ने बिजनेस हाउसेस को, एमएसएमईज को। तो बेसिकली गवर्नमेंट इज डूइंग, बट यस ये लेसन फिर भी लेना चाहिए हमें कि हमें सिर्फ इंपोर्ट, हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि जब हमारे एक्सपोर्ट कम होने लगे तो उस इंपोर्ट के ज़्यादा होने की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही चला जाए। ऑलराइट, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट any developing country should take from Sri Lanka's economic crisis, not only India। हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, बट यस कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज दुनिया में है तो उसको श्रीलंका से 3 लेसन्स लेने चाहिए। कौन कौन से 3 लेसन्स हो गए? पहला तो ये हो गया कि अपने एक्सपोर्ट पे भी ध्यान देना है, सिर्फ इंपोर्ट पे डिपेंड मत होना। दूसरा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो हिसाब से होना चाहिए कि आपके पास जितना आ रहा है उतना डिस्ट्रीब्यूट हो और थोड़ा बहुत बच भी जाए। और तीसरा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किसी भी देश को खोखला कर देगी। अगर किसी भी देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है बेस्ड ऑन एनीथिंग, चाहे वो रिलीजन के बेस पे है, चाहे वो किसी फेस के बेसिस पे है, ठीक है, या फिर किसी भी आइडियोलॉजी के बेसिस पे अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है तो वो देश को खत्म कर देगी। एंड नाउ लेट्स कम टू द पीएमआई एनालिसिस। प्री के लिए अगेन इट इज नॉट रेलेवेंट, बट मेंस में इसका रेलेवेंस गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन में है। एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: looking at the extreme deprivation of Sri Lanka's economy, what lessons should India take for not being vulnerable to such crisis? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, और यही 3 लेसन आप बढ़िया से सुंदर से बता सकते हो। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे अब जो ये क्वेश्चन है इसमें आप डायरेक्टली लाइसेंस पे नहीं कूदोगे कि क्या लेसन हमें लेने चाहिए। ऑफ कोर्स यू फर्स्ट हैव टू टेल द एग्जामिनर अबाउट द श्रीलंका's economic crisis,
जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बारे में बताओगे, तभी तो हम वहां से लेसन लेंगे। ऑलराइट तो आधा अधूरा आंसर नहीं होना चाहिए यार, आंसर हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। एंड इंटरव्यू में यस यू कैन डायरेक्टली टेल देम अबाउट दी लेसन्स कि हाँ जी क्योंकि श्रीलंका में ऐसा हुआ इसलिए हमें वहां से ये लेसन लेना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका ज़्यादातर इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था तो इसलिए वहां से हमें ये लेसन लेना चाहिए कि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑलराइट so this is the PMI analysis. I hope this is clear. And now let's move ahead to another article. Wholesale price inflation climbs to 14.55% in March, जो कि पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें बात की गई है। इन्फ्लेशन इन इंडिया होलसेल प्राइसेस हिट अ 4-month हाई ऑफ 14.55% इन मार्च, जो कि फरवरी में 13.11% था। ऑलराइट, it is driven by accelerating price rise across all the sector, especially in the area of fuel and power. फ्यूल एंड पावर में बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो रहा है जिसकी वजह से ये WPI इतना ज्यादा है। एंड फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन सर्ज टू अ 3-month हाई। फ्यूल एंड पावर का इन्फ्लेशन देखो कितना ज्यादा है, 34.5%, और इसीलिए हमारे देश में पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फ्यूल एंड पावर का जो इन्फ्लेशन है वो 34.5% है, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को इसको कुछ ना कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ाते चले जाना इज नॉट द सोल्यूशन। ऑलराइट, बट यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द WPI। WPI के बारे में जानना जरूरी है। क्या होता है WPI? इट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेसेस टू अदर बिजनेसेस। होलसेल बिजनेस जब अदर बिजनेसेस को अपने गुड्स को बेचते हैं या ट्रेड करते हैं, ये उसको मेजर करता है। अब यहाँ पे अगर आपने एक बात फोकस की या नहीं की आई डोंट नो, यहाँ पे है गुड्स, यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं हुई है। सो WPI ओनली मेजर्स द चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड नॉट द सर्विसेज। ऑलराइट, प्लीज रिमेंबर दिस। It is published by Office of Economic Advisor, which was under the Ministry of Commerce and Industry, headed by Piyush Goyal, and it is majorly criticized due to the fact, अब इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि जो जनरल पब्लिक है वो कभी भी होलसेल में सामान नहीं खरीदती ऑफ कोर्स, तो उसके लिए CPI है हमारे पास। हालांकि the base year, current base year is 2011-12. It was revised in the year 2017 on the recommendation of a committee which was headed by Dr. Soumitra Chaudhary. All right. And WPI does not include services, as I already told you. And in the year 2017, the number of items in the basket was increased from 676 to 697. So currently, how many items are there in the WPI basket? It is 697. So this much information you should know about the WPI. Otherwise, exam में बैठने का कोई मतलब नहीं है, इतना तो पता ही होना चाहिए. And this is important for pre, not for mains and interview. इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है WPI से। So you have to consider these 4 statements regarding WPI and then you have to identify the correct statements. It measures the changes in the prices of goods and service trade. No, not goods and services, only goods. ठीक है, तो इस तरीके से देखो बीच में एक वर्ड डालने से आपकी गड़बड़ी हो सकती है अगर आप फोकस नहीं करोगे। इसलिए बोला जाता है कि ऑप्शंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, एक एक वर्ड से आपको हिंट मिल सकता है। It is published by CSO under MOSPI. No, it is not published by Central Statistical Organization. Current base year for WPI is 2011-12. Yes, it was done in the year 2017. And the number of items included in the basket of WPI is 697. ये बिल्कुल सही बात है। तो 3 and 4 हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओनली 3 and 4। मूविंग अहेड, अब ये 2 छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इसको हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बट यस क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होनी चाहिए। अगले आर्मी चीफ होने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, और इनके बारे में स्पेशल बात ये है, ही विल बी द फर्स्ट वन टू बिकम द आर्मी चीफ फ्रॉम द इंजीनियरिंग कोर। इंजीनियरिंग कोर से बनने वाले सबसे पहले आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ही विल टेक द चार्ज ऑफ ऑफिस ऑन 30th अप्रैल को मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि अभी आर्मी चीफ है, वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे विल बी द आर्मी चीफ। ठीक है, और याद रखना ही इज द वेरी फर्स्ट पर्सन टू बिकम आर्मी चीफ फ्रॉम द इंजीनियरिंग कोर। ऑलराइट, एंड दिस आर्टिकल, न्यू कैबिनेट इन श्रीलंका एमिड प्रोटेस्ट। अब नया कैबिनेट आ गया श्रीलंका में, कुछ होने वाला है नहीं इसमें लेकिन जो ये 4 भाई थे, ठीक है,
गोड भैया राजपक्षे एंड महिंदा राजपक्षे, महिंदा और गोड भैया इन दोनों ने अपनी गोड भैया इन दोनों ने अपनी पोजीशन को बना के रखा है। इनके अलावा दो भाई और थे इनके, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द अदर टू ब्रदर्स, उनका पोर्टफोलियो हालांकि उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, इस आर्टिकल में अगर मेंशन होगा, यस, चमल चमल राजपक्षा एंड बिमल बासिल राजपक्षा, चमल एंड बासिल, चमल राजपक्ष एंड बासिल राजपक्षा, इनसे इनका पोर्टफोलियो ले लिया। तो नया कैबिनेट आ गया है श्रीलंका में, तो देखते हैं कि ये नया कैबिनेट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। okay? So that's it for the session today, guys. I hope all the articles and their PMI analysis are clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. And if you want to have an all-round preparation, you can download the Anujandal app from your Google Play Store. And I'll see you in the next session tomorrow. Goodbye, take care, and God bless.